बतूल आपका माइक ऑफ करें, मेहरबानी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग इनवॉइस पे काम बात करेंगे। ओडू इनवॉइस मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ओडू मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसमें अगर हम ऐप्स में जाके देखें, ये हमारा ओडू का अकाउंट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये अकाउंटिंग की कैटेगरी है। ऐप्स में जाके यहाँ पे इन्वॉइसिंग जो है ना, ये अलग मॉड्यूल के तौर पे नजर आ रही है, ठीक है, ऐप्स के तौर पे। लेकिन प्रैक्टिकली ये जो ऐप है ये अकाउंटिंग के अंदर मर्ज हो गई है। पिछले 18 वर्जन में इन्वॉइसिंग अलग होती थी, 19 वर्जन में इन्वॉइसिंग और इसको इन्होंने सेम अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंदर ही मर्ज कर दी है। ये अलग से इन्वॉइस नहीं है, ये इसी का एक कंपोनेंट है। तो ये अकाउंटिंग का मॉड्यूल हम डिटेल में इंशाल्लाह मैसेज करेंगे आगे फ्यूचर में जाके। इसमें मैं आपको इन्वॉइसिंग का कुछ कराऊंगा आज कंपोनेंट, ठीक है। और उसके बाद चूंकि हमने ई कॉमर्स करना है, इसके जो नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा, इन्वेस्टिंग को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्चुअली ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इन्वॉइसिंग की नहीं है, ये अकाउंटिंग की है। बहरहाल इसमें हम जाके इन्वॉइसिंग के जो ऑप्शंस है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ये बहरहाल आपके आगे ये जाके काम आएगी। इन्वॉइसिंग, अच्छा, प्रैक्टिकली हम इन्वॉइसिंग को पिछले कोटेशन मॉड्यूल में भी और सेल्स मॉड्यूल में हम कर चुके हैं। ये आज हम उसको थॉरोली रिपीट करेंगे बेसिकली, क्योंकि ये एक्टिविटी हमने पहले की हुई है। अकाउंटिंग मॉड्यूल का भी कुछ कंपोनेंट हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको दोबारा से ये रिवाइज हो जाएगा। तो क्योंकि इन्वॉइसिंग जो है वो अकाउंटिंग कंपोनेंट के अंदर ही एडेड है। अच्छा, फिजिकल लोकलाइजेशन को अंडरस्टैंड करें कि फिजिकल लोकलाइजेशन का कंसेप्ट जो लोग, अगर किसी का कॉमर्स का या अकाउंट्स का बैकग्राउंड हो, उसको ये मतलब उसको आइडिया होगा कि फिजिकल लोकलाइजेशन क्या होती है। इसमें बेसिकली इसका ताल्लुक होता है टैक्सेशन के साथ। हमारा जो एनुअल जो कैलेंडर होता है उसको हम फिजिकल लोकलाइजेशन के तहत उसको लाते हैं। जो हमारा एनुअल कैलेंडर है, जो फाइनेंशियल कैलेंडर है, कि हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है, फाइनेंशियल ईयर हमारा कंप्लीट कब होता है, हमारी टैक्स रिटर्न कब जमा होती हैं। तो इसको, उसके जो रूल्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारे के सारे फिजिकल लोकलाइजेशन के अंदर आएंगी। हम फिजिकल लोकल पाकिस्तान में फिजिकल लोकलाइजेशन को, या जो हमारी फाइनेंशियल रेगुलेशंस को जो जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है, दैट इज कॉल्ड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR। तो FBR जो है वो एक्चुअली हमारे कैलेंडर ईयर के हवाले से, हमारी फाइनेंशियल ईयर के हवाले से, हमारी जितने भी रेलेवेंट लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, टैक्सेशंस के हैं, टैक्स रिटर्न्स के हैं, ये सारे जो रेगुलेशंस हैं, ये FBR जो है इसको ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है। तो हम चूंकि फिजिक आप चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान का इन्होंने एक्चुअली क्या किया हुआ है कि इन्होंने तमाम हर कंट्री के जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं उसके पैकेजेस बनाए हुए हैं और उनको उन कंट्री के नाम पे पैकेजेस को ऐड किया हुआ है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यार हमें पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। जब हम कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो वहाँ पे जब हम अपना एड्रेस डालते हैं तो उसके अंदर ये सारी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये उसका जो लोकलाइजेशन का फिजिकल लोकलाइजेशन का पैकेज होता है वो इंस्टॉल हो जाता है। तो फिर यहाँ पे ये बता भी रहा है कि फिजिकल लोकलाइजेशन में टैक्स के बारे में, फिजिकल पोजीशंस, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लीगल स्टेटमेंट्स फॉर योर कंट्री। तो हमारे जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, रेगुलेशन होती हैं, टैक्स रिटर्न्स के हवाले से इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस पैकेज में होती है जिसको फिजिकल पोजीशन का नाम दिया गया है। अच्छा, जब हम फर्स्ट टाइम अकाउंट सेटअप करते हैं ओडू के अंदर, तो हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं कि ज़रा अब सपोज हम इससे पहले एक्सेल में या किसी और हम सॉफ्टवेयर में अपना अकाउंट बैलेंस कर रहे थे। तो अब हमारी कंपनी पिछले 5 साल से ऑपरेशनल है और आज हम 5 साल बाद छठे साल में हम आके ओडू पे हम शिफ्ट हो रहे हैं और ओडू में हम अकाउंटिंग मॉड्यूल शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ओडू इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अकाउंटिंग मॉड्यूल। तो ज़ाहिर है आप पिछले, या तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये कि पिछले 5 साल का डेटा आप सारा का सारा इंपोर्ट करें, एक ये ऑप्शन होता है। और दूसरा जो ऑप्शन होता है कि वो आप उसके अंदर जो बैलेंसेस होते हैं हम वो डाल देते हैं।
पिछले सपोज मैं एग्जांपल दूंगा कि एक कस्टमर का हमारे पास डेटा है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हमने सपोज एक कस्टमर है, उसके सब वो हमारा पिछले 2 साल से क्लाइंट है हमारा, और उसके साथ हमारा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल क्लोजिंग हमारी ये है जी कि सपोज उसने हमें 4 लाख रुपए हमें पे करनी है। अब पीछे उसके साथ हमारा एक हिसाब किताब, एक अकाउंट हमारा चला आ रहा है, खाता एक चला आ रहा है, जो पिछले सपोज 2 साल से हमारा क्लाइंट है, उसने काफ़ी दफ़ा हमसे सर्विसेज ली हैं, हमें पेमेंट्स की हैं, कभी पैसे उसने मतलब कम दे दिए, कभी ज़्यादा दे दिए, पर एक सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन अब जो बैलेंस है वो ये है जी कि उसके ज़िम्मे एक्चुअली 4 लाख रुपए उसके ज़िम्मे है, ड्यू है, उसने 4 लाख रुपए हमें देने हैं। तो अब ये मतलब इसके अब अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि हम पूरी हिस्ट्री उठा के ओडू के अंदर हम शिफ्ट कर दें अकाउंटिंग मॉड्यूल में, जब हम इसमें अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डालेंगे, उसका उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन डाल दें। या दूसरा ये ऑप्शन है कि नहीं बस ठीक है जी, उसने 2 लाख रुपए हमें देने हैं, वो हम डाल देते हैं कि इसके ड्यू है, और हम आगे उसका जो है ना दोबारा बाकी जो हम ओडू के अंदर सारा अपना अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट जो है ना वर्किंग शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। तो हमने नॉर्मली जो रिकमेंडेड होता है, क्योंकि पूरी जो हिस्ट्री होती है ना, पूरी हिस्ट्री इंपोर्ट करना वो चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हिस्ट्री तो आ जाती है लेकिन उसमें डेट्स का इशू होता है कि सपोज ट्रांजेक्शन हमारे पिछले 5 साल में ट्रांजेक्शन हुई हैं डिफरेंट डेट्स पे, तो वो डेट्स मतलब अब यहाँ पे जब ओडू के अंदर जा रहा है, ये भी तो एक सॉफ्टवेयर है। अब इसके अंदर वो जब रिकॉर्ड क्रिएट होता है तो वो डिफरेंट होता है। सपोज रिकॉर्ड क्रिएट आज हो रहा है, पिछले 5 साल की हिस्ट्री है, अब वो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड क्रिएशन डेट अकाउंट के अंदर आज की होगी, बाकी हिस्ट्री बेशक बैक पे होगी, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो नॉर्मली मीन्स के हमने भी ओडू जो मतलब हमने 2-3 लोगों को अकाउंट इम्प्लीमेंट करके दिया, और उसका यही किया कि हमने जो एंड ऑफ ईयर बैलेंसेस से हमने उसको शुरू किया। तो ये आपको ये अकाउंटिंग है जो एक्चुअली आपको अकाउंटिंग का मॉड्यूल अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, इसको लर्न करने की जरूरत भी है। लेकिन इसके अंदर काम इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें उसके लिए आपको अकाउंटिंग की बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होती है। तो ये आप बस कोशिश ये करें कि आप अकाउंटिंग का बेसिक अकाउंटिंग का यूट्यूब पे जाके कोई एक कोर्स लाजमी कर ले, जिन्होंने इसको अच्छे तरीके से करना है। ये बेसिकली हम डिस्कस इनवॉइस को ही करेंगे, लेकिन चूंकि इनवॉइस का कंपोनेंट अब इसके अंदर मॉड्यूल इसके अंदर मर्ज हो गया हुआ है, तो इसलिए हम अकाउंटिंग की मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर हम इन्वेस्टिंग पे कंसंट्रेट कर देते हैं। अच्छा, ये अब टैक्सेस की इंफॉर्मेशन है कि अब हमारे ये पाकिस्तान में एक्चुअली 17% टैक्स होता है सर्विसेज के ऊपर, तो ये ऑलरेडी उसके अंदर मतलब आया हुआ है। ये जो रेशो है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सर्च मोड में जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनके विद होल्डिंग टैक्स मतलब डिफरेंट जो टैक्सेस बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है, ये हम इंफॉर्मेशन इसमें डाल देंगे। अगर हम मजीद नई क्रिएट भी कर सकते हैं, नए टैक्सेस भी डाल सकते हैं, और उसके आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्चुअली डिफॉल्ट टैक्सेस आपके क्या हैं। सपोज आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप टूरिज्म कंपनी है, आपने किसी को टूरिज्म इनवाइस आपने उसको क्रिएट करके देनी है, इनवाइस भेजनी है, तो ज़ाहिर है उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। अब गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसकी रेशियो 17%। तो आप क्या करेंगे कि आप अपना 17% जो यहाँ पे टैक्स जब डाल देंगे, तो आपकी जब इनवाइस क्रिएट होगी, आप सपोज इनवाइस आपकी क्रिएट हुई, उसका इनवाइस की जो वैल्यू थी जब आपने इनवाइस क्रिएट की वो थी 10,000 रुपीज। तो अब ये क्या करेगा, जब यहाँ पे आपने टैक्स डाला होगा तो ये 17% टैक्स उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। जब मतलब फाइनल जो कोटेशन होगी वो बनेगी, मतलब 10,000 का 17% बनेगा सपोज 1,700 रुपये, तो वो 11,700 रुपये की बनेगी जो आपकी इनवाइस होगी। अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं, एक सेल्स टैक्स है, एक परचेज टैक्स है। तो ये अब आपकी मर्जी है, मतलब सपोज आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं और वहां पे आपने टैक्स पे किया है। सपोज आपने एक कोई ऐसी चीज, ऐसी सर्विस है, आप सर्विस तो आप दे रहे हैं, आपने सपोज उसको हाइकिंग की, या आपने सपोज केबल कार की, अ, या आपने उसको होटल की सर्विस लेके दी है, वो अब आपने उसके लिए परचेज की है सर्विस, एक्चुअली वो आपकी अपनी सर्विस नहीं थी, आपने उसको परचेज करके दी है। जब आपने होटल की रूम बुक कराया और उसकी आपको इनवाइस उसने होटल वाले ने दी, तो रूम का सपोज रेंट था 2,000, और उसमें उसने 17% टैक्स लगा के आपको दे दिया, तो वो 2,000 प्लस 17% जो भी उसकी सपोज बनेगी
फिगर 170 रुपये सपोज बनती है 17%, या अपने 240 रुपये, सपोज 2000 है, तो अब 240 रुपये जो है ना, वो अब 2240 की इनवाइस होगी, तो वो 2240 रुपये जो है वो परचेज टैक्स है। यानी अच्छा, उसके लिए सेल्स टैक्स है, उसके लिए कि उसने आपको सेल की है, लेकिन आपने चूंकि वो सर्विस परचेज की है, तो अब आप टैक्स दो जगह दे रही हैं। अच्छा, जब आप परचेज ये टैक्स देंगे, तो फिर जब आप उसको मतलब आप वो इनवाइस आप अलग से उसको देंगे। एक ये है कि आप वो इनवाइस होटल वाले से ले ले, आप अपने इनवाइस में उसको ऐड करके दे दे। ठीक है। तो ये मतलब अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी होती है, मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि परचेज टैक्स क्या होता है। परचेज टैक्स का मतलब है कि जब आपने कोई चीज परचेज की है और आपने उस पर टैक्स पे किया है। एक बात याद रखें, ये मैं आपकी वैसे मतलब प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ। होता ये है पाकिस्तान में खास तौर पे, कि हम जब किसी होटल पे जाते हैं, मतलब जो एक तो छोटे मोटे यार होटल होते हैं, मतलब जिस पे कोई रसीद ही नहीं होती, चाय का कप पी ली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो कुछ ऐसे होटल्स हैं, जहाँ आप ग्रोसरी स्टोर्स पे जाते हैं या आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कहीं भी, वहां पे ना वो आपसे टैक्स काटते हैं। 17% टैक्स वो काट लेते हैं आपसे। ठीक है। अब वो जो टैक्स, ये सब जितने भी टैक्स काटते हैं व्हाट्सएवर, जब अगर वो वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है जी कि वो टैक्स टैक्स उन्होंने डाला हुआ है, सपोज टैक्स अमाउंट डाली है 200 रुपए, 210 रुपए, 220 रुपए, 102 रुपए, आपने लाजमी ये करना है कि आपने कहा ठीक है जी, आप टैक्स काट रहे हैं, तो आप हमें टैक्स की रसीद दें। तो वो आपको जब रसीद देंगे, आप रसीद दो किस्म, एक होती है सिंपल रसीद, जिसके ऊपर कुछ स्टैंप नहीं होती है, उनके कंपनी का होटल का नाम भी नहीं होता है, वो होती है कच्चा बिल, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कच्चा बिल होता है। दूसरी होती है प्रिंटेड रसीद, और उसके ऊपर एफबीआर की स्टैंप होती है, मतलब एफबीआर का लोगो प्रिंट होता है। और वो एफबीआर का पोस्ट पीओएस जो होती है, पीओएस मशीन जो होती है, वहां से वो प्रिंट होती है बकायदा। अच्छा, वो जब प्रिंट होती है, तो 200 रुपए टैक्स काटा गया है, वो आपके एक्चुअली वो क्या करेंगे, वो आप संभाल के रखेंगे। और जब आप रिटर्न जमा कराएंगे, तो वो आप रसीद अपने जो आपका रिटर्न फाइल करेंगे, आप वो रसीद साथ लगा देंगे। उसका बेनिफिट क्या होगा कि वो आपका सपोज वो आपके अकाउंट में चला जाएगा, मीन्स के अकाउंट फार हो जाएगा। सपोज आपने 200 रुपये टैक्स दिए 20 जगहों पे, एक साल, 11 साल बाद हम रिटर्न फाइल करते हैं नॉर्मली। अब एक साल में आप 20,000 रुपये टैक्स दे चुके हैं, और आपका जब आपने टैक्स रिटर्न फाइल की, तो आपका टैक्स बन रही 20-25 हजार तो बन रहा है, और 20,000 आप टैक्स पहले से दे चुके हैं, तो वो जो 20,000 रुपये टैक्स होगा, वो आपका मतलब उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो रसीद होती है, ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसकी तस्वीर बना के रख लें, तो ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। एनी हो, उसके बाद होता है टैक्स रिटर्न प्रोडिटिसिटी, प्रोरी प्रोडिसिटी, इसके पीरियड वाइज, इसका ये पीरियड है, पीरियडिकली एक्चुअली टैक्स रिटर्न जमा कब होती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में नॉर्मली। जो हम नॉर्मली दो इसके पैटर्न्स होते हैं। एक पैटर्न ये होता है कि आप रिटर्न सपोज, अब आपने मंथली बेसिस पे आपकी क्लोजिंग हो रही है, आप सेरीज भी मंथली बेसिस पे दे रही हैं, आप अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, तो आप रेंट मंथली बेसिस पे दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब मंथली बेसिस पे आपकी क्लोजिंग हो रही है बिजनेस की, तो आपका टैक्स तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है ना हमारी, चाहे हमारा सेल टैक्स है, परचेज है, जो भी टैक्स है, वो हमारा कैलकुलेट हो जाता है, और वो ड्यू हो जाता है। जो इसके जो आप यू कैन से कि जो इंतहाई मतलब जिम्मेदारी तो ये है जी कि आपका अगर मंथली बेसिस पे आपका टैक्स मतलब बन रहा है, और आपकी टैक्स अमाउंट बन रही है, तो वो एक्चुअली जो टैक्स की जो अमाउंट है ना, वो एक्चुअली आपकी अमाउंट नहीं है, वो गवर्नमेंट की अमाउंट है, वो गवर्नमेंट को आपको पे करनी चाहिए। तो बेहतर ये होता है कि आप वो जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा दें। मतलब वो मोबाइल, हर मोबाइल पे ऐप होती है एफबीआर का, टैक्स की अमाउंट, मतलब उसके अंदर सेल्स टैक्स भी होता है, परचेज टैक्स भी, मतलब डिफरेंट टैक्सेस के उसके अंदर हेड्स होते हैं, आप उसमें जमा कर देते हैं। तो और वो आपके पास रसीद आ जाती है, जब आप एनुअल रिटर्न जमा कराते हैं, तो सारी रसीदें लगाते हैं, आपकी जान छूट जाती है। कुछ लोग, लेकिन हम नॉर्मली करते हैं साल के बाद, कुछ लोग करते हैं क्वार्टरली, लोग करते हैं 6 महीने बाद। ये आपकी कंपनी पॉलिसी जो होगी, कि आप इसको मंथली पे करना चाह रही हैं, आप 2 महीने बाद करना चाह रहे हैं, आप चौथे महीने करना चाह रहे हैं, तीसरे महीने, चौथे महीने, आप इसको साल में 2 दफा करना चाह रहे हैं, आप इसको एनुअली करना चाह रहे हैं, आप इसको फिजिकल ईयर पे करना चाह रहे हैं। अच्छा, फिजिकल ईयर हमारा क्या है, कोई बताएगा मुझे? हमारे पाकिस्तान में हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसका फिजिकल ईयर हमारा कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, कोई बता सकता है मुझे इस बारे में? जी। नहीं, 31 जून को सर। हाँ, 31 जून को हमारा फिजिकल ईयर कंप्लीट होता है, क्लोज होता है, और 1 जुलाई को हमारा फिजिकल ईयर
स्टार्ट होता है। ठीक हो गया जी। तो हमारा 1 जुलाई को फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है, 31 जून को हमारा फिजिकल ईयर कंप्लीट होता है, क्लोज होता है। एनी, तो ये अच्छा, ये अब आपने यहाँ पे आप देखें टैक्स रिटर्न, इसके आप मंथली टैक्स रिटर्न जमा करना चाह रहे हैं, आप कितने दिन बाद करना चाह रहे हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मतलब जो कंपनी की पॉलिसी है आप उसको यहाँ पे फिर सेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट सिस्टम में ये उसी के से ऑपरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये टैक्स जो जर्नल, ये टैक्स रिटर्न के अंदर ही एक्चुअली हमारा एक जर्नल होता है टैक्स रिटर्न के नाम से, वहीं पे ये जमा होता है। उसके बाद ये डेडलाइन भी आपने इसमें डाली है कि जी 7 डेज आफ्टर पीरियड में इसके मंथली आपने करनी है। सपोज आपकी 30 तारीख को, 31 को क्लोजिंग हुई है, तो 7 तारीख तक आपको ये टैक्स रिटर्न जमा करनी चाहिए। ये सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर रहा होगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये राउंडिंग मेथड है, इसमें इसको आप देख लीजिएगा। ये सिंपल ये है कि आप मतलब राउंड जो करना चाह रहे हैं, सपोज आपके अच्छा, ये एक्चुअली नॉर्मली तब ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है। इसको ये मैं स्क्रीन इसका की हुई है आपके सामने, इसका जो है ना पॉपअप ओपन किया हुआ है। ये पाकिस्तान में सपोज हमारा टैक्स बन रहा है, चाहे वो टैक्स मतलब टैक्स के अंदर ज़ाहिर आइटम भी होते हैं। सपोज आपकी जो टैक्स रिटर्न होती है उसके अंदर आपकी लिविंग है, आपका पेट्रोल है, आपकी फूड है, आपकी एजुकेशन है, आपका मेडिकल है, आपके डिफरेंट ग्रोसरीज हैं, आपका व्हाट्सएवर। तो ये पाई ये लाइंस हैं, ये आइटम्स हैं। तो अब आप टैक्स रिटर्न जो है आपके अंदर, सपोज उसके अंदर आप राउंड करना चाह रहे हैं। सपोज आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर अमाउंट बनी है 5,201 रुपये। तो वो क्या करेगा, वो 201 रुपये को 200 रुपये कर देगा। अगर वो 205 है या 206 है तो उसको 210 कर देगा। ये राउंड जैसे हम राउंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लोकल करेंसी में इसका इतना इम्पेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बैठे पाकिस्तान में हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेशनल, और उसमें आप डॉलर्स में आप चार्ज करते हैं, तो आपकी मतलब इनवॉइस भी डॉलर में है, आपकी प्राइस लिस्ट भी डॉलर में है, आप चार्ज भी डॉलर में कर रहे हैं, तो वहां पे जो राउंडिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहां पे आप आइटम वाइज राउंडिंग करते हैं। क्यों? कि $1 भी अगर राउंड करना है आपने, अब $1 मतलब राउंड हुआ, सपोज आपका डॉलर बने हैं $201, तो वो $200 हो जाएंगे। अब मतलब अगर आपने अच्छा वहां पे, यहाँ पे आप राउंड करते भी नहीं है। अच्छा, सपोज 200, अच्छा ये डिपेंड करता है। अगर आप क्लाइंट को चार्ज कर रही हैं तो उसमें मतलब ये आपके बन रहे हैं $206, तो आप कहेंगे ठीक है जी, ये राउंड हो गया $210। एक्चुअली राउंडिंग जरा $1 पे नहीं होती, वो चंद पॉइंट्स पे जाके होती है। मतलब है कि मतलब 206 मतलब 200.6777 इस तरह का बना है, तो वो जरा 77 जो है वो उसको 61 कर देगा। तो ये इस तरीके से हम इसको अकॉर्डिंग टू अपनी स्ट्रेटजी, अगर तो हम इंटरनेशनल मतलब करेंसी में काम कर रही हैं और हम खुद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो फिर तो हम इसको जरा वो हम देखेंगे भी इसको राउंड हमें करना है, उसको हम फिर राउंड करते हैं क्योंकि उसका हमें बेनिफिट हो रहा होता है। और अगर आप मतलब इसको नहीं करते तो एज इट इज जरा वो फिर आप सिर्फ मतलब 2.678 जो है, तो वो अब या तो $6 होंगे या $7 होंगे। अब $7-8, $0.078 तो कोई मतलब पेनीज में तो यहाँ पे मिलता नहीं है। वो $0 मैक्सिमम $1 का $1 होता है, या $5 या $10 होता है। तो ये इसी के से एक्चुअली हम इसको राउटिंग मेथड का यूज कर रहे होते हैं कि हम इसको करना। दूसरा ये कैश बेसिस, इसको भी अंडरस्टैंड करें। देखें, मैं आपको ये गुजारिश करूं कि जो आपने आज बात की है, मैं आपकी बात का वो सब मुझे एक्चुअली जब आपने मुझे बताया जी जी यहाँ पे मुहर्रम अब शुरू हो गया और नेट नहीं है, तो आप अगर लर्न करना चाह रहे हैं, आप सीखना चाह रहे हैं, आप कामयाब होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। और अगर आप नहीं करना चाह रहे तो उसके बहुत सारे बहाने हैं। ये डेली की रूटीन है ये। मतलब जरा हम भी सालों से काम कर रहे हैं, आप भी काफी अरसे से पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें समझ आ रही होती हैं। लेम एक्सक्यूजेज होते हैं एक्चुअली ये। अब आपको मैं आज एक मतलब नेट, जिस नेट नहीं है आपके पास, मैं उसका सोल्यूशन दे देता हूँ। आज चूंकि नेट है इसमें तो बैठे हुए हैं, सिंपली आप जाएं, देखें बहुत सारी चीजें हैं। अब ये है चीज, इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने ये मेरे पास एक आइटम है, सॉरी इसको क्लिक करता हूँ, इनेबल नहीं है। ये मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। ये है जब बिजली नहीं है, जब इंटरनेट नहीं है। ठीक है, ये चूंकि मैं आज बता रहा हूँ तो इसलिए आप मुझे नेक्स्ट टाइम फिर कहेंगे जी बिजली नहीं थी तो हमने पढ़ाई नहीं की। तो
फिर मेरा मतलब ये मैं हुज्जत एतमाम कर रहा हूँ कि फिर आप ज्यादती कर रहे होंगे अपने साथ भी मेरे साथ भी। देखिए ये है डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है जी। ये डॉक्यूमेंटेशन है। आप इस डॉक्यूमेंटेशन को जिस उसमें भी आप चाहें आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको पीडीएफ में अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन है। आप इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करके पीडीएफ में अपने पास या तो लैपटॉप में कंप्यूटर में रख लें, या बेशक आप इसको प्रिंट करवा के अपने पास रख लें, तो ये एक बुक की शक्ल में आ जाएगी। जिस दिन आपके पास इंटरनेट नहीं है, जिस दिन आपके पास लाइट नहीं है, जिस दिन आप कोई भी रीजन है कि आप इलेक्ट्रॉनिक सोर्स आपके पास नहीं है, तो मेरे भाई यही तो है ना, आप इसको प्रिंट करके रख लें, डाउनलोड करके रख लें, इसको बैठ के स्टडी कर लें और आप उसके नोट्स बना लें। वर्ड के अंदर नोट्स बनाए, नोट्स बना के आप ग्रुप पे शेयर कर दें। स्लाइड्स बनाए, आप ग्रुप पे शेयर कर दें। जिसने सीखना होता है ना, जो लोग कामयाब होते हैं ना जिंदगी में, जो आगे बढ़ना चाहते हैं ना, वो फॉलो नहीं करते। वो सेल्फ प्लानिंग होती है, उनकी सेल्फ एग्जीक्यूशन होती है, बाकी कहानियां होती हैं, बाकी लेम एक्सक्यूजेज होती हैं। तो मिस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप बेशक रिसर्च कर लें कि ऐसे भी लोग कामयाब हुए हैं जिनके घरों में बिजली नहीं थी, और जिनके पेरेंट्स इवन के वो कमाते भी नहीं थे, बहुत इंतहाई गरीब मजदूर किस्म के लोग थे। कोई भट्टा मजदूर वाला है, कोई साइकिल की दुकान वाला है बंदा, कोई रेडी करता है, कोई क्लीनर है। उनके बच्चों ने लैंप जला के, लैंप की रोशनी में बैठ के उन्होंने पढ़ा है, और उन्होंने बोर्ड्स भी टॉप किए और वो कामयाब हो गए हैं। देखिए, जिसने कामयाब होना होता है ना, मतलब ये आपकी कैफियत होती है। मैं आपको बताऊं, जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं ना, जो जो विल पावर आपकी होती है ना, उसके हिसाब से कुदरत आपको फैसिलिटेट करना शुरू कर देती है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो विल पावर की जरूरत होती है, अदरवाइज आप बहाने बनाएंगे तो कुदरत को कोई जरूरत नहीं है। ये कुदरत से मुराद अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला का निज़ाम कायनात है। ये दरख्त है, ये सूरज है, ये हवा है, ये पानी है, ये मौसम है, ये ज़मीन है, ये आसमान है, ये कुदरत है। यकीन करें, ये आपकी सपोर्ट में आना शुरू हो जाती है। ये आपके लिए रास्ते रास्ते कहता है ना, जब आप डेडिकेशन होती है तो रास्ते खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। और जब बहाने होते हैं तो ठीक है, बहाने बनाते हैं। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंटेशन मेहरबानी करके डाउनलोड करें, इसको प्रिंट करें, और इसको आप जो है अपने कंप्यूटर में रखें, चाहे इसको आप प्रिंट कर लें फिर। और जब आपकी कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो आप इसमें देखिए परफॉर्मेंस। मैं चाहता हूँ जब मुझे परफॉर्मेंस नजर आए, परफॉर्मेंस नजर आती है जब आप काम करते हैं, मुझे नजर आ रहा होता है जब आप नहीं करते। देखिए, आप मैंने आपसे तो नहीं पूछा ना कि आपने काम किया या नहीं किया। मैं वेबसाइट पे गया हूँ, मैंने देख लिया है, सेल्स मॉड्यूल में देख लिया है, मैंने सीआरएम में देख लिया है, मैंने आपको बता दिया कि आपने कुछ नहीं किया होगा। जब आपने किया होगा तो मुझे नजर आ रहा होगा। तो इसके बारे में जब आप कंसंट्रेट करेंगे ना, तो जैसे आप खाना नहीं छोड़ते, जैसे आप नहाना नहीं छोड़ते, जैसे आप वॉशरूम जाना नहीं छोड़ते, वैसे स्टडी भी नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए, इबादत करें, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब जरा मुझे पता है, मतलब मुहर्रम के अंदर 9-10 मुहर्रम की एक्टिविटी ज्यादा होती है। बाकी एक्टिविटी होती है लेकिन वो शाम को होती है, दिन को नहीं होती है। होती भी हो, मैं कहता हूँ, लेकिन उसमें से 2 घंटे निकालना, 3 घंटे निकालना, तो एक बार ये आप कर ले, थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करें। एनी हो, ये मैंने आपको बताया कि आप डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करें, और इसके बगैर आप जो है ना, इसको मिस कर देखें। मैंने 4 मॉड्यूल आपको, 5 मॉड्यूल में शुरू किया हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी नहीं है। ना आपने सीआर में इंप्लीमेंट किया हुआ है, ना आपने सेल्स इंप्लीमेंट किया हुआ है। वेबसाइट आपने कर दी है, मतलब वो किसी हद तक, वो भी बहरहाल कोई इतनी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है परफॉर्मेंस, लेकिन बहरहाल गुजर रहा है। एनी हाउ, ये राउंडिंग मेथड है, ठीक है जी। ये राउंड पर लाइन करना है या राउंड पर टैक्स करना है। टैक्स से मुराद ये है कि ओवरऑल टैक्स कैलकुलेट हो गया, और लाइन से मुराद है कि एक एक आइटम को आपने करना है। इसको मजीद भी देख लीजिएगा। उसके बाद फिजिकल कंट्रीज है, हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, जो कंट्री हम सिलेक्ट करेंगे वही कंट्री यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, अब करेंसीज भी ज़ाहिर है हमने, ये काइंडली जो है ना माइक बंद कर दीजिए, इसमें काम करती है। अच्छा, उसमें उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जी कि हमारे पास ये करेंसी है, ज़रा हमने मेन करेंसी में जो हमारी करेंसी होगी कंट्री की, उसी में ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और ये होती है करेंसी रेट्स। सपोज आपने मेन करेंसी तो हमारी पीकेआर में है, लेकिन आप जो इनवाइस दे रहे हैं, सपोज वो आपकी जो इनवाइस है वो किसी और करेंसी में है, वो मतलब यूके की करेंसी में है, यूएस की करेंसी में है। तो ये इंटरनेशनल करेंसीज हैं, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसका मतलब
छोड़ देंगे तो ये खुद ब खुद कर देगा। अदरवाइज आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सपोज हम वैसे नॉर्मली ये होता है कि हम यूएसडी में करते हैं, इसके हम जितने भी इंटरनेशनल जो करेंसी है वो यूएसडी होती है, तो हम यूएसडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये क्या करेगा कि हम यूएसडी हमने 10 यूएसडी चार्ज किए होंगे सपोज, तो ये उसको पीकेआर में करेंसी जो उस दिन का करेंसी रेट होगा उसके हिसाब से ये उसको कैलकुलेट करके पीकेआर में आपको ऐड कर देगा आपके अकाउंट सिस्टम में। सपोज हमने $10 लिए और आज 2.7 उसका रेट है, तो ये 27,000 के हिसाब से हम ऐड हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम इसको नॉर्मली यूएसडी पे करते हैं। यहाँ पे यूएस होना चाहिए, यूएस को ये नहीं दे रहा। ये यूएस में ये यूरोप की कंपनी है, तो इस वजह से ये इसको कर रहा है। लेकिन नॉर्मली जो है ना ये हमारे पास से उसका होता है नहीं है, मैंने अपना लगा जो पे बैक लगा हुआ चला ये पे सेंटर पे। उसके बाद हमारे पास है ये कस्टमर इनवॉइस। ये देखें एक्चुअली अभी तक तो हम अकाउंटिंग की ही जो सेटिंग्स थी उसको हम डिस्कस कर रहे थे। ये कस्टमर इनवॉइसेस हैं। अब कस्टमर इनवॉइसेस के ये सेटिंग है, वो ये कह रहे थे कि एक तो ये क्या प्रिंट कलर प्रिंट होनी चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए, ये कुछ चेंजेस हैं। ठीक है जी, ये हम इसको सेव कर देते हैं। हम कहते हैं ठीक है जी कलर में प्रिंट कर ले, बोथ साइड्स प्रिंट करे। जैसे जब प्रिंट करते हैं तो वो दोनों साइड प्रिंट कर देगा पेज की, और या एक साइड करना चाह रहे हैं आपकी मर्जी है। कवर पेज आपने ऐड करना है तो कवर पेज भी आप ऐड कर सकते हैं, और इसके अंदर आप कवर पेज टेम्पलेट में ऐड भी कर सकते हैं। ये कस्टमर का एड्रेस होता है। अब ये हमारे पास जब हम आपको पता है जब आप भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वहाँ पे आपके पास आता है एड्रेस ऑप्शन आते हैं कि आपने जो एड्रेस डाला है क्या ये आपका इनवॉइस एड्रेस है, और आपका डिलीवरी एड्रेस भी यही है या डिलीवरी एड्रेस डिफरेंट है। सपोज मतलब मैं किसी को मैं एक परफ्यूम ऑर्डर कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं गिफ्टिंग के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी दोस्त को गिफ्ट देना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा परफ्यूम परचेज करूंगा, इनवॉइस का जो एड्रेस होगा वो मैं अपना डालूंगा, पेमेंट भी कर दूंगा, लेकिन जो डिलीवरी एड्रेस होगा मैं अपने दोस्त का डाल दूंगा। तो वो परचेज तो मैं करूंगा, इनवॉइस तो मेरे एड्रेस पे या मेरे ईमेल पे आएगी, लेकिन जो डिलीवरी होगी वो मेरे दोस्त के एड्रेस पे डायरेक्टली वहां से डायरेक्ट मैंने मतलब वो मेरे पास आए, फिर मैं डिलीवर करूँ तो मैंने डायरेक्ट डिलीवर कर दिया। तो ये इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि जब आपने मतलब है ये हमने सिलेक्ट करना होता है कि भाई आपने ज़रा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इनवॉइस एड्रेस डिफरेंट होता है, डिलीवरी एड्रेस डिफरेंट होता है। अच्छा, उसके बाद ये वही बात कर रहा है कि सपोज आपके पास जो कॉइन करेंसी जो है उसको आपने राउंड करना है, ये कैश राउंडिंग की बात हो रही है जो ऊपर हमने डिस्कस की है। तो इसके जो है ना हमारे पास ये हमारे पास जो है ना ये एक्चुअली एडिशनल जो है ना सपोज कोई फैसिलिटी मतलब हम हमारी कोई पॉलिसी है कंपनी की या हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कुछ चीज़ों के ऊपर ना हम लोग इसके एडिशनल कोई बेनिफिट देना चाहते हैं या डिस्काउंट देना चाहते हैं, या हम कोई इस तरह का मतलब ऑप्शन हमने सेलेक्ट मतलब वो हम यहाँ पे जो है ना इस पॉलिसी में हम डाल देते हैं डिफॉल्ट इन जो है ना इनको टर्म पॉलिसी हम इसे कहते हैं। सपोज सपोज हमारे पास हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप कहते हैं जी कि ठीक है जी जो भी सकरदू विजिट के लिए आएगा तो हम उसको ट्रांसपोर्ट से होटल तक फ्री फ्री हम उसे देंगे, मीन्स के ट्रांसपोर्टेशन देंगे, ट्रांसपोर्टेशन देंगे। ये सपोज आप कहते हैं जी कि हमारा जो कि फेस्टिवल चल रहा है, या सपोज आप प्रमोट करने के लिए कहते हैं जी कि अकोमोडेशन फ्री होगी, होटलिंग फ्री होगी, वन टाइम का खाना फ्री होगा या उसकी मतलब कोई एक चीज मतलब कोई ऐसी चीज जो आप उसके अंदर अपने उसमें डालना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये सेल्स रिसीप्ट है कि एक्टिवेट टू क्रिएट सेल रिसीप्ट, कि जो ही सेल्स ऑर्डर मतलब आपका क्रिएट होगा तो उसके साथ रिसीप्ट क्रिएट हो जाएगी। ये जब हम ऑर्डर सेल्स ऑर्डर को जब हम कंफर्म करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिसीप्ट क्रिएट कर देता है। ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा है, अभी दोबारा भी देखेंगे, उसके अंदर भी यही है। अच्छा, उसके बाद ना मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कोटेशन की मैं बात कर रहा था, तो डिफॉल्ट टर्म्स एंड कंडीशन आप इसमें डाल देते हैं। सपोज आपकी कंपनी है, उसमें मतलब आपकी ज़रा कोई टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, तो आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन राइट मतलब उसको लिख के आप उसके अंदर डाल देंगे, तो जब भी आपके रिसिप्ट प्रिंट होगी तो उसके अंदर डिफॉल्ट टर्म्स एंड कंडीशन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। बाजू का टर्म्स एंड कंडीशन आप ऐड कर देते हैं, नोट लिख देते हैं, उसके अंदर टाइप कर देते हैं, बाजू का तो आप वेबसाइट पे लिंक दे देते हैं। तो वेबसाइट पे लिंक आप जब यहाँ डालेंगे, अपडेट टर्म्स को आप अपडेट भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे लिंक भी डाल सकते हैं। तो वो वेबसाइट को आपकी टर्म्स एंड कंडीशन वेबसाइट पे पड़ी हुई है, तो वहाँ पे मिस के
किसी में ज़ाहिर है ये टर्म एंड कंडीशन हम इसलिए डालते हैं कि एक तो हमारी जो पॉलिसी है सर्विसेज की, सपोज हमारी पॉलिसी है जी कि हम 12 घंटे हमारा जो डे हम चार्ज करते हैं वो हम कम से कम 12 घंटे के लिए करते हैं। 24 घंटे का मतलब हम 2 दिन होते हैं हमारे। और उसके बाद जी सपोज कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन डेवलप हो जाती है, तो सपोज खुदा न खास्ता जिसका रास्ता बंद हो गया, अब होटल में लोग आए थे 3 दिन के लिए आपने चार्ज किया है, उसके बाद जी ओवर स्टे हो गया है, तो वो उसका क्या आपको पॉलिसी होगी, क्या आप उसको चार्ज करेंगे या आप उसे फैसिलिटेट करेंगे, हाफ चार्ज करेंगे, मिस के इमरजेंसी की सूरत में क्या पॉलिसी होगी, डिफरेंट मिस के जो पॉलिसीज होती हैं, ताकि कस्टमर के साथ आपका कल झगड़ा ना बने। तो पॉलिसी इसलिए होती है कि आप टर्म एंड कंडीशन बना के उससे आप साइन ले लेते हैं, जब वो एक्चुअली आपका सेल्स ऑर्डर क्रिएट होता है उससे पहले कोटेशन एक्सेप्ट करता है, तो कोटेशन के अंदर भी हमने अपनी टर्म एंड कंडीशन डाली होती है, और उसके बाद जब इनवाइस जनरेट करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें हम डाल देते हैं। तो ये वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं, नोट भी डाल सकते हैं, प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। अच्छा, ये सेल्स क्रेडिट क्रेडिट लिमिट ये अच्छी चीज़ है। ये नॉर्मली सपोज आपका कोई ऐसा क्लाइंट है या आपका बिजनेस एसोसिएट है जिसके साथ आप बिजनेस कर रही हैं, और आप उसके साथ एक आपका एक एमओयू हो जाता है, वो कहता है ठीक है जी कोई 1 लाख रुपए तक का जो है ना क्रेडिट जो है ना हम एक दूसरे के साथ चलाएंगे। तो यहाँ पे आप उसकी सपोज आप कहते हैं ठीक है जी हमारे साथ कोई भी बिजनेस करेगा हम उसके साथ 1 लाख 10 हजार 20 हजार आप अपनी जितनी आपकी कैपेसिटी है कंपनी का जितना आपकी वर्थ होती है उसके साथ, सपोज अब हम भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ओडू की, तो हमारा क्लाइंट के साथ नॉर्मली होता है कि ठीक है जी $50 $100 $200 तक हम जैसे होता है ना उधार कर लेते हैं, मतलब ये वो चीज़ है तो कितना आप उधार कर सकते हैं। सपोज आपके साथ एक बंदा पिंडी से बैठ के या एक बंदा मलेशिया में बैठा हुआ है और वो आपको क्लाइंट रेफर कर रहा है, तो वो अब ज़रा आपका वो बिजनेस एसोसिएट है, वो क्लाइंट नहीं है, बेसिकली वो आपका बिजनेस एसोसिएट है, आपका बिजनेस पार्टनर है। तो उसके साथ ज़रा 1 लाख 2 लाख रुपए का कोई मसला नहीं, मतलब है उसने आपको पैसे कम दे दिए, तो उसने अपने मतलब भेज दिए, उसने जो है ना टूरिस्ट भेज दिए, तो आपने उनको टूरिस्ट को वेलकम किया, आपने फैसिलिटेट कर दिया, और आपने उसको मतलब इनवाइस भेजी हुई है, लेकिन उसमें से इनवाइस थी 5 लाख की, उसने 4 लाख भेज दिए, 1 लाख उसने रोक लिया, तो कोई मसला नहीं है, मतलब ये एक हो। लेकिन अगर वो 1 लाख तक तो उसने रोक लिया, फिर उसने 1 लाख पे कर दिया, फिर अगली दफा उसने 1 लाख रोक लिया, तो ये आपने एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे आपने क्रेडिट लिमिट डाल दी। अच्छा, लेकिन वो सपोज उसने 1 लाख रुपए रोका हुआ है और वो दोबारा वो कर रहा है, फिर 1 लाख वो और रोक रहा है, तो वो फिर आपको वो अलाउ नहीं करेगा, मतलब सिस्टम अलाउ नहीं करेगा उसकी मतलब जो उसे कहेगा नहीं पहले ये क्लियर करो, उसको भी ईमेल जाएगी या उसको नोटिस जाएगा कि जी पिछला आप 1 लाख क्रेडिट आप करें, क्योंकि ये ना कि वो 1 लाख करते करते आपका 1 मिलियन से ज्यादा पैसे दबा ले और आप जो है ना बाद में वो गायब हो जाए। तो ये इस तरीके से एक्चुअली क्रेडिट लिमिट हम तय करते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए भी हम करते हैं, हम अपने मतलब बिजनेस एसोसिएट्स के लिए भी करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली मतलब ये फिर रिफ्लेक्ट करती है और ये हमारा अकाउंट सिस्टम इसको इम्प्लीमेंट करता है। दूसरा ये होता है कि आप जो टैक्सेस हैं वो कंपनी करेंसी है, हमारी जो करेंसी होती है लोकल उसी में हम टैक्सेस चार्ज करते हैं, इन्वेस्टर्स के ऊपर भी वही करेंसी आ रही होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इंटरनेशनल करेंसी में भी कर सकते हैं, तो इसको आगे क्लिक कर देंगे तो फिर हम वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा, हम यूएसडी में इन्वेस्ट कर दें या हम अपना किसमें पाउंड में कर दें, हम मलेशियन करेंसी में कर दें, किसी में भी आप कर दें तो यू कैन डू दैट। अच्छा, इसके बाद ये है कि आप यहाँ पे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ऑन इनवाइस, इसके इनवाइस है उसके ऊपर आप डिजिटल सिग्नेचर अलाउ कर देते हैं। या आपने यहाँ पे मतलब किसी को सिग्नेटरी आपने ये देखें हमारे पास डिफरेंट लोग हैं, हमारी टीम के अंदर है, सेल्स टीम के अंदर है, उसको हम क्या करते हैं, हम उनको अलाउ कर देते हैं कि वो डिजिटल इनवाइस पे डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। ये हमने हम यहाँ पे हमने ये फतूर को एडमिन को हम अलाउ कर देते हैं, ये इसमें डिजिटल सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद दोबारा हमारे पास यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इनवॉइस रिमाइंडर्स भी आप तय कर सकते हैं, इसमें आप डाल सकते हैं। ये बेसिकली रिमाइंडर्स का मतलब ये होता है कि आपने एक इनवॉइस जनरेट की हुई है, क्लाइंट को भेजी हुई है और उसने आपको पेमेंट नहीं की है, तो नॉर्मली जैसे रिकरिंग में होता है, नॉर्मली सपोज इवन के आपके पास एक क्लाइंट आया हुआ है, उसके 7 डेज के टूर पे आया हुआ है और उसने आपको 50% पेमेंट कर दी है और वो क्लाइंट घूम रहा है, मतलब आप आपका स्टाफ ही उसको मतलब फैसिलिटेट कर रहा है, बेशक वो आज मुस्करदू में है, कल वो हुंजा में है, परसों वो गिलगित में है, वो किसी निकला हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसे आप कर देते हैं कि ठीक है 7 डेज है, आप उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है जी आपने क्या करना है, वो कहते हैं जी हम आपको आधे पैसे अभी दे रहे हैं, आधे पैसे हम पहुंच के देंगे।
तो जब पहुंची है तो उन्होंने पेमेंट नहीं की है, तो आप क्या करेंगे, दूसरे दिन आप उसके साथ, देखिए 7 डेज का टूर है तो आप सेकंड डे पे रिमाइंडर लगा दें, थर्ड डे पे रिमाइंडर लगा दें, फोर्थ डे पे डेली उसको रिमाइंडर जाएगा कि हाँ जी पैसे जमा कराओ। तो इसी के से आप अपने क्लाइंट के साथ रिमाइंडर लगा सकते हैं। इसी तरीके से मतलब सपोज कोई जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, या जो मंथली मतलब जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज होती हैं वहाँ पे ये ज़्यादा यूज होता है कि वो आप इसके हमारी मंथली फीस चार्ज होनी है, फर्स्ट को चार्ज होनी थी, तो फर्स्ट को एक उसको मतलब इनवाइस नोटिस चला गया, फिर उसको 5 लास्ट डेट थी 5 को चला गया, फिर उसके बाद उसको 10 तारीख को नोटिस चला गया, तो ये आप ऑटोमेटिकली सेटिंग कर सकते हैं। ये नो यूनिट्स एंड पैकेजिंग होते हैं, ये जैसे हमने अपने उसमें भी देखा था, मैं खेला प्रोडक्ट्स हम ऐड कर रहे थे कि उसके अंदर हमारे जो यूनिट्स हैं वो आवर्स और डेज के हिसाब से बनते हैं। ज़ाहिर है जो टूरिस्ट कंपनी है, टूरिस्ट कंपनी अगर बात करें, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और कंपनी है तो वो यहाँ पे आप तय करते हैं कि आपके यूनिट्स और पैकेजेस मतलब पैकेजिंग किस तरह की है। सपोज हम आईटी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हमारा पैकेज जो हमारी यूनिट या पैकेजिंग होती है वो सोल्यूशन होता है, सर्विसेज के अंदर सोल्यूशन होता है। अगर कोई ट्रेनिंग है तो उसका आवर्स होते हैं या डेज होते हैं या मॉड्यूल होता है, तो ये डिफरेंट किस्म के पैकेजेस आप डिफाइन कर सकते हैं। ये कस्टमर पेमेंट्स के हवाले से कि कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, आपको क्यूआर कोड आप लिंक कर देते हैं, क्यूआर कोड को लिंक कर मतलब क्यूआर कोड एक्चुअली आपके किसी अकाउंट के साथ लिंक होता है, वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा, उसके पास अकाउंट आ जाएगा, उसके अंदर पेमेंट कर देगा। जैसे हम ये आजकल जायज़ का या इजी पैसा है, हम वो स्कैन कोड बना होता है किसी का, इजी पैसा नंबर की बजाय हम स्कैन कोड स्कैन करते हैं, उसका नंबर आ जाता है, उसको पेमेंट कर देते हैं। तो बैच पेमेंट्स का कंसेप्ट ये है कि इन्वाइसेस जब यार बहुत ज़्यादा क्लाइंट है, जैसे सपोज आपके पास 1,000 क्लाइंट आ रहा है या 500 क्लाइंट डेली का आ रहा है, तो आप क्या करते हैं कि आप अब आपने ज़रा एक एक इन्वाइस पर बैठ के नहीं जनरेट करेंगे या उसको सेंड नहीं करेंगे, आप उसके बैचेस बना देंगे। सपोज आपने, आपकी मर्जी है, आपकी स्ट्रेटेजी होती है कि आप एक घंटे में इतने इन्वाइस मतलब हर घंटे बाद जो है ना इन्वाइसेस को क्या करें बैच बना के ये जनरेट कर दे और भेज दे। 1 घंटे के हिसाब से, 2 घंटे के हिसाब से, 3 घंटे के हिसाब से आपकी मर्जी होती है। दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा वो बैचेस बना के उस टाइम के मुताबिक जितनी मैसेज उस टाइम के अंदर होंगे वो सारी की सारी वो जनरेट कर देगा और सेंड कर देगा। ये वेंडर बिल्ड्स हैं। वेंडर एक्चुअली जैसे अब आप टूरिस्ट कंपनी है हम लोग, तो हमारे पास ज़रा हम सारी चीज़ें हम खुद नहीं कर रहे। हमने सपोज होटल हमारा नहीं है, तो होटल हमने किसी किसी से हमारा हमने एग्रीमेंट किया हुआ है कि ठीक है जी हमारे टूरिस्ट आएंगे, क्लाइंट आएंगे तो आप होटल का स्टे देंगे, उसके साथ हमारा मंथ महीने का हिसाब है पे, हम आपको क्लाइंट के हिसाब से पे नहीं करेंगे। बस सपोज क्लाइंट को वो 7,000 चार्ज कर रहे हैं, हमारा उनके साथ डील होगी 5,000 रुपये की, तो हम क्या करेंगे कि महीने बाद हमने उनको पेमेंट करनी है 5,000 के हिसाब से, जितने जितने हमने रूम यूज़ किए हैं, तो पर रूम 5,000 के हिसाब से महीने बाद हमारा बिल बन गया 72,000 का, 75,000 का सपोज। तो वो जो वेंडर बिल्स हैं वो हमने वैलिडेट करने होते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब अच्छा वैलिडेट कैसे है कि अब इनवाइस अब एक मतलब आपके पास जो टोटल इनवाइसेस हैं उसके अंदर आपके पास आ रहा है जी हमारे के जो कस्टमर हैं, हमारे 6 कस्टमर आए हैं, कोई एक दिन रहा है, कोई 2 दिन रहा है जी, ओवरऑल 18 दिन रहे हैं। तो वेंडर का जब बिल वेंडर आपको बिल दे रहा है 19 दिन का, तो आपकी वो उसको मैच करेगा। तो वाह कमाल है, वाह आप मुझे 19 दिन का बिल दे रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास 18 दिन का रिकॉर्ड आ रहा है, तो इसको वैलिडेट करना होता है कि जो बिल आ रहा है क्या वो हमारी इनवाइस के साथ मतलब वही जो सर्विस हमने चूंकि तो किसी और को दी हुई है, तो वो उसके हिसाब से हम उसको मैप ये उसको वैलिडेट करता है, मैप करता है। ठीक है। अच्छा वेंडर बिल प्रोडक्ट प्रिडिक्ट भी कर, प्रिडिक्शन ये होती है कि सपोज आप एक होटल के साथ बिजनेस कर रहे हैं और आप महीने में उसके मतलब आपने 18 दफा उसकी मतलब कमरा यूज किए, 18 कस्टमर आपने दिए या 18 दफा आपने 18 नाइट्स का आपने किया है, तो लेकिन अब आपका जो आगे बिजनेस आपका सीजन आ रहा है तो आप उसको प्रेडिक्ट करना चाह रही है कि भी आपका एक तो बिजनेस कितना होगा और उसका बिल कितना बनेगा, यानी कि इस दफा अगर 75,000 बिल बना है तो मैक्सिमम अगली दफा बिल कितना बनेगा, क्या ये बिल मतलब वो एक्चुअली क्या करता है कि ये देखिए प्रिडिक्शन हमेशा जो है ना वो होती है डेटा एनालिसिस पे। वो क्या करेगा, सपोज आप पिछले 6 महीने का या 12 महीने का या साल का वो सारे जितने भी वेंडर बिल्स आए होंगे वो उनको सबको क्या करेगा, स्टडी करेगा, उसकी एवरेज निकालेगा, मीन निकालेगा और उसके बाद आगे प्रेडिक्ट कर देगा जी कि कि आपका जो है ना भाई पिछली दफा 75,000 बनना था, उससे पहले 50,000 बनना था, उससे पीछे 1 लाख बनना था, तो अगले महीने आपका बिल जो है ना 80,000 बन जाएगा, अगले महीने आपका 2 लाख बन जाएगा। तो ये प्रोडिक्शन होती है मतलब जो वेंडर होते हैं उनके मतलब उस वेंडर को हम कितना बिज दे रहे हैं या कितना बिजनेस बिल उसका भर सकते हैं फ्यूचर में, उसी मुताबिक हम अपना बजट प्लान करते हैं, अपने सर्विसेज प्लान करते हैं।
ये फिर वेंडर पेमेंट्स के वाले चाहिए भी, आपने जो है ना प्रिंट चेक्स टू पे योर वेंडर्स। आप मतलब चेक्स के जरिए पेमेंट करना चाह रही हैं या कैश में पेमेंट करना चाह रहे हैं, ये उसको चेक्स करेंगे तो फिर चेक्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है ना ये यूरोप में एक सर्विस यूज होती है, ये एक स्टैंडर्ड है, उसको जब आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते क्योंकि हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते, तो इसको भी आप पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये डिजिटाइजेशन है, डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन मुराद ये होती है कि आपने किसी डॉक्यूमेंट को, वो आपका डॉक्यूमेंट है एक मतलब कागज में, और आप उसकी OCR ये ऑप्टिकल रिकग्निशन होती है, कैरेक्टर रिकग्निशन, इसके आपने उसको स्कैन किया, स्कैन करके वो क्या करता है, आपकी जो सॉफ्टवेयर ऐप होती है, ये सॉफ्टवेयर होता है, वो उसकी में जब स्कैन किया आपने, इधर से सेटिंग की हुई है कि वो अब एक रसीद आपने स्कैन की है, वेंडर बिल है स्कैन किया, तो उसमें क्या करेगा, वेंडर का नाम, उसके अमाउंट, क्वांटिटी, सर्विस का नाम, वो उसको स्कैन करके आपके पास ऐड कर देगा। तो इसको हम कहते हैं डिजिटाइजेशन। ये मैं ऊपर आ जाता हूँ। ये क्या आपने उसको स्कैन किया, हम AI के टूल यूज करते हैं स्कैनिंग के लिए, तो वो क्या करेगा, सपोज जैसे हम कोई भी आप मोडू के ऊपर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे ना, चाहे हम पेमेंट कर रही हैं चाहे हम रिसीविंग कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम रसीद अपलोड कर देते हैं, तो वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में अपलोड हो जाती है, वो हमारा रिकॉर्ड कैसे बन जाती है। तो आप एक होता है अपलोड मतलब उसको कर देना, दूसरा अगर आपने OCR लगाया हुआ है तो वो क्या करेगा, वो उसमें से जो आइटम्स होंगे उसको उठाएगा और पीछे टेबल पे जाके मतलब एक टेबल में या एक्सेल की फाइल में उसको डाल देगा इन्फॉर्मेशन को, तो डॉक्यूमेंट पूरा भी हो जाता है और उस के जरिए इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है। उसके बाद मतलब ये कह रहा है अभी ऑटोमेटिकली मतलब लोन्स के बारे में भी कह रहा है कि इसको डिजिटाइज करने की जरूरत है, यस डिजिटाइज कर ले, ये लोन्स मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे इसके अंदर भी। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि सिंगल इनवाइस लाइन पर टैक्स, इनेबल टू गेट ओनली द इनवाइस लाइन पर टैक्स। ये टैक्सेशन जब हम लगाते हैं तो वो उस हर आइटम को, हर लाइन को स्टडी करे टैक्स लगाने के लिए, जो ओवरऑल पूरी इनवाइस को टैक्स करना चाह रही है, ये उसके लिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये अब हमारे पास डिफॉल्ट अकाउंट्स हैं, ये मतलब कौन सा जनरल यूज होता है, ये अकाउंट के अंदर डिफॉल्ट जो इनके लेजर यूज होते हैं सारे, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है। हम इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये बहुत मतलब इसको आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। और इसको मैं आपको ये अलग से इसको मैं इंशाल्लाह इस बारे में बताऊंगा। ये कुछ कंपोनेंट्स इसके रह गए हैं, मतलब है कि ये अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल कराऊंगा, ये कंपोनेंट्स मैं आपको नेक्स्ट पेज में करा दूंगा इंशाल्लाह। आयशा आप हैं मीटिंग में? जी सर, मैं हूँ। ठीक है, आप कहीं इन्हें प्रैक्टिकल कराएं, इसके बारे में मजीद आगे थोड़ा सा लेके चलें। आप मैं इधर से स्क्रीन आप स्क्रीन शेयर कर लेंगे वहां से, आपके पास जी ऑप्शन सर, आ मैं रहा है स्क्रीन करती शेयरिंग का? हूँ। जी आ रहा है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी ने कुछ पूछना है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ सबको, ये जरा नोट कर लें, एक असाइनमेंट नहीं एक दो हैं, जरा ये सब कह जरा कोऑर्डिनेटर साहब, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं ना, मुझे ये मैं आपको दोबारा से एक दफा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड, मैं इन्हें असाइनमेंट दे दूँ जी, फिर आप शुरू करते हैं। ये मैं आपके लाइन एक्सक्यूजेस का सारा बंदोबस्त कर रहा हूँ जी। ये देख लें जी, ये CRM है, ठीक है। एक तो पहली असाइनमेंट ये है कि ये जो वेबसाइट है, मुझे इसके अब इसकी जो सारी वेबसाइट है इसको आपने ठीक करना है। असाइनमेंट नंबर 1 है, मुझे यहाँ पे ये नंबर ठीक करना है, आप लोगों ने यहाँ पे इसका फुटर आपने ठीक करना है, और आपके जो पेजेस हैं आपने उनको रिफाइन करना है। ठीक है, ये असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, ये नेट नहीं होगा तो ज़रा 10 मुहर्रम के बाद तो नेट होगा। चलो ये तो होगी ऑनलाइन असाइनमेंट, अब आ जाते हैं, मैं आपको देता हूँ हैंड रिटन असाइनमेंट। ये कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रही है CRM की। अब जितनी भी टीम्स हमने बनाई हुई हैं, वो हमने ग्रुप बनाए हुए हैं दो दो लोगों के, बल्कि सब लोग अपने अपनी एक प्रोडक्ट, हर बंदा अपने नाम से सेल्स टीम बनाएगा।
सपोज यहाँ पे इमरान साहब हैं, वो इमरान सेल्स स्ट्रीम इमरान, अच्छा ये एक्चुअली सेल्स स्ट्रीम का नाम रखेंगे आप अपनी प्रोडक्ट के नाम पे और अपने नाम पे, मतलब सेल्स स्ट्रीम। उसके बाद आपने हैश डालनी है, उसके बाद इमरान है हैश एडवेंचर टूरिज्म, इस तरह मतलब एजुकेशन टूरिज्म, मतलब जो भी है आप लोग सेल्स स्ट्रीम का नाम लिखेंगे, सेल्स स्ट्रीम का वर्ड लिखेंगे। आपने ये मुझे असाइनमेंट लिख के, ये लिखने वाली असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने सेल्स स्ट्रीम बनानी है। पहली बात, आपने उसके अंदर सेल्स स्ट्रीम के अंदर आपने एक्टिविटी टाइप्स डालनी है कि आपकी जो सेल्स स्ट्रीम है वो कौन सी एक्टिविटीज कर सकती है। उसको बिजनेस लाने के लिए सीआरएम के अंदर क्लाइंट को डील करने के लिए कौन सी, मतलब जो आपके जहन में आती है, ये जरूरी नहीं है मतलब आप एआई से हेल्प ले ले तो अच्छी बात है, किसी से पूछ लें तो अच्छी बात है, गूगल से पूछ लें, अदरवाइज अपने दिमाग में जो भी आपके आता है। अब देखिए एक्सेप्टेंस लेटर, हम टूरिज्म कंपनी है, एक्सेप्टेंस लेटर होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो ये तो जैसे एज इट इज मैंने उस दिन डाला था, पता नहीं पढ़ाते हुए या सिखाते हुए, तो आपने भी डाल दिया, ऐसे नहीं है। आपने एक्टिविटी टाइप्स डालनी है, फिर एक्टिविटी प्लान, एक्टिविटी प्लान बनाना, एक्टिविटी प्लान का वही नाम होगा जो आपके उसका नाम सेल्स टीम का नाम होगा, जैसे ये ना रिलीजियस टूरिज्म, ये आपकी प्रोडक्ट का नाम है, इसी का देख यहाँ पे लीड एक्टिविटी प्लान, यहाँ पे सेल्स टीम, यहाँ पे एक्टिविटीज, ये आएगा। अब इसका जो है लीड एक्टिविटी प्लान, अच्छा एक्टिविटी प्लान क्या होता है, जो आपकी एक्टिविटीज होती है ना उसको आपने तरतीब देना होता है कि पहली पहली एक्टिविटी कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो ये आपने, ये तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, ये असाइनमेंट है कि है सबसे पहले आपने सेल्स स्ट्रीम लिखनी है। भाईजान ये जरा ये अपना अतर साहब आप जरा मेहरबानी करें ना, ये चीजें पॉइंट आउट करें, और ये फिर मुझे आपने मेरे ग्रुप पे शेयर करनी है कि सीआरएम के अंदर हर स्टूडेंट ने अपनी क्या करनी है, सेल्स स्ट्रीम क्रिएट करनी है, नंबर 1। उसके बाद एक्टिविटीज डालनी है और एक्टिविटी प्लान डालना है, ठीक हो गया जी, पॉइंट नंबर 3 हो गया। आपने अपनी प्रोडक्ट के हवाले से टैग्स डालनी है। ओके असाइनमेंट नंबर, पॉइंट नंबर 4, लास्ट रीजन। और लास्ट जगह मतलब है आपकी कोई डील अगर मेच्योर नहीं होती तो रीजन क्या होनी चाहिए, अब ये जो रीजन इसके अंदर दी हुई है वे तो बाय डिफॉल्ट है, तो आपको पता होगा जहर है, आप तो अब ये तो एक मतलब एक जनरल सी चीजें हैं कि जी ट्रांसपोर्टेशन का मसला बन गया, रास्ता बंद हो गया, बंदा ने पे नहीं कर सका, बंदे का मतलब है बीमार हो गया, मतलब है जो एक्चुअल होती है रीजन वो आपने यहाँ पे डालनी है। आपने कहानी है मतलब है ये आपने, ये असाइनमेंट नंबर 1 अभी आ रही है, असाइनमेंट नंबर 1 का ये पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो भी पॉइंट नंबर 4 या 5 बनना है ये। उसके बाद आ जाए, आपने पाइपलाइन में जाना है। आप लोगों ने अगली जो पॉइंट है पाइपलाइन, आपने आपने क्या करना है, पाइपलाइन की स्टेजेस बनानी है कि आपके सपोज आपके पास किसी क्लाइंट ने रब्ता किया वेबसाइट पे या फोन पे या व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, तो वो सबसे पहले तो न्यू कैंडिडेट बनेगा। अब ये न्यू, अब न्यू क्या चीज़ है, न्यू कार है, न्यू मोबाइल है, न्यू विजिटर है, न्यू कस्टमर है, इसको आप चेंज करें ना। उसके बाद फिर इसके अंदर कौन सी स्टेजेस होंगी, मीन्स के आपने उससे बात करनी है, कॉल करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, ये सारी जो स्टेजेस है आप अपनी मर्जी से स्टेजेस अपने अपनी प्रोडक्ट की यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है जी। ये उसके यहाँ तक, और उसके बाद एक्टिविटीज, हर स्टेज के साथ एक एक्टिविटी अटैच होती है, हर स्टेज के साथ। ये जो स्टेज है ना आपकी ये वाली, ये जो स्टेज है, अब यहाँ न्यू में तो आ गए, अब न्यू के बाद सबसे पहले तो हम कॉल करेंगे ना, तो कॉल के अंदर कॉल जब आप करेंगे, उसे फोन कॉल करेंगे तो उसकी कौन सी स्टेज मतलब एक्टिविटी बनेगी, सिंपल आपने फोन कॉल करनी है। अच्छा फोन कॉल करके आपने क्या करना है, उसे सलाम अलैकुम करना है, भाई आपसे उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने उससे बात करनी है, आपने उसका एड्रेस लेना है, मतलब आपसे मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन आपने कॉल पे लेनी है वो आपने अंदर, इसके अंदर वो एक्टिविटी में आप डालेंगे, उसके पॉइंट्स बनाएंगे कि भाई कॉल करनी है। आप देखें आपने एक सिस्टम बनाया, आपने यहाँ पे स्टेजेस बना दी, यहाँ पे स्टेज बनाई कॉल करने की, अब एक ये आपने बना के दे दी अपने क्लाइंट को। अब वो क्लाइंट का उस वो जो कंपनी है वो अपने मुलाजिम एम्प्लॉय को कहता है, सीआरएम को कहता है जो उनका सीआरएम एजेंट है, या सीआरएम उनका असिस्टेंट है, या सीआरएम मतलब है उनका जो एम्प्लॉय है, वो आप कहते हैं जी कॉल करो। अब कॉल तो सब नजर आ रही है, एक्टिविटी कॉल की स्टेज तो नजर आ रही है कि ये कॉल लिखा हुआ है, अब उसके अंदर कोई नोट्स नहीं बने हुए, वो कहेगा जी मैं क्या कॉल करूं, मुझे कॉल पे क्या कहना है, मुझे क्या उसे बताना है, तो ये इन्फॉर्मेशन उस नोट्स में डाली होती है। आप लोगों ने भी जब कॉल करनी है तो आपने ये क्वेश्चन पूछने हैं, हर स्टेज के ऊपर आपने क्या इन्फॉर्मेशन, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो आपने एक्टिविटी ऐड करनी है। तो वो एक्टिविटी जब ऐड करेंगे तो एक्टिविटीज के अंदर भी वो आ जाएगी। बात समझ आ गई है?
कि नहीं आई है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मतलब आपकी टीम्स वही होती हैं जो आपकी सेल्स टीम होती है। कस्टमर, 5 कस्टमर्स का आपने यहाँ पे डेटा डालना है। 5 कस्टमर्स का डेटा हो, जिसमें उसका नाम हो, उसका कंपनी का नाम हो, उसका मोबाइल नंबर हो, उसका ईमेल एड्रेस हो, उसकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन हो। और ये कस्टमर आपने कहाँ से ढूंढने हैं? गूगल से ढूंढने। गूगल से आप मतलब अपनी जो डोमेन है, सपोज अगर एजुकेशन वाला है, एजुकेशन टूरिज्म वाला है, तो वो यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन कस्टमर यूनिवर्सिटीज को बनाएगा। अगर कोई रिलीजियस वाला है तो वो मतलब इसके अपने रेलेवेंट 5 कस्टमर ढूंढे, उसकी इन्फॉर्मेशन डालें। तो ये हैंड रिटन असाइनमेंट है। इसके लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ दिमाग की, कलम की और कागज की जरूरत है। ये असाइनमेंट आपने बनानी है और असाइनमेंट बना के मुझे आपने ये सबमिट करनी है। असाइनमेंट नंबर 1। अब असाइनमेंट नंबर 2 मैं दे रहा हूँ, इसको जरा देख लें। असाइनमेंट नंबर 2 में हमने देखे सेल्स टीम हमने बना ली। जहाँ पे ये आवाज क्यों खोल देते हैं आप? क्या इशू है भाई? मेरी बात सुने ना आप लोग। अच्छा जी, असाइनमेंट नंबर 2 है जी सेल्स की। असाइनमेंट नंबर 2 है सेल्स है। अब सेल्स के अंदर आपने क्या करना है? आपने वहां पे मैं आपको इसके अंदर, अच्छा यहाँ पे जरा देखें, ये भी टैग्स हैं, ये भी टैग्स हैं। ये सेल्स ऑर्डर के टैग्स, ये है प्रोडक्ट के टैग्स। तो आपने मुझे असाइनमेंट नंबर 2 में सेल्स के अंदर जो पॉइंट 1 है, आपने सेल्स के टैग्स बनाने हैं और प्रोडक्ट के टैग्स बनाने हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनानी है। डिलीवरी मेथड, ये सारा डिलीवरी मेथड आपका क्या होगा, मीन्स के आप उसको कैसे देंगे सर्विस, ये आपने यहाँ पे बनाना है। ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद आ जाए प्रोडक्ट्स। आपने प्रोडक्ट अपनी ऐड करनी है। ये प्रोडक्ट है, ये देखें, ये प्रोडक्ट ऐड करनी है आपने। आपने उसकी प्राइस लिखनी है। ठीक हो गया। उसकी आपने कैटेगरी लिखनी है। ये पॉइंट लिख रहे हैं कोई, कि मैं बोलता जा रहा हूँ बस? जी, इसको लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? अतर आप लिख रहे हैं इसको? मुझे रिस्पॉन्स करें ना। जी सर, लिख रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसके एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। आप देखें यहाँ पे मैंने, आप कम से कम 2 एट्रीब्यूट्स लिखेंगे अपने हर प्रोडक्ट के। ठीक हो गया। आपने उसकी सेल्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। किसकी? सेल्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने। ये सेल्स है सपोज हमारे पास, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये देखें डिस्क्रिप्शन के, ये सर्विस करती क्या है। तो ये आपकी इसके अंदर हो गई। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे मैं आपको और चीज इसमें, हाँ, आपने ऑर्डर्स टू इनवाइस, चले ये मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद आपने क्या करनी है, आपने कोटेशन में आपने आके एक कोटेशन आपने क्रिएट करनी है। ये आपने बाई हैंड करनी है। ये आप एक नहीं, सॉरी 5, आपने 5 कस्टमर्स को, अच्छा कस्टमर के जो ईमेल एड्रेस है वो आप अपनी अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे अपने वाला सब में। 5 कस्टमर्स को आपने कोटेशन भेजनी है। 5 कस्टमर्स को आपने कोटेशन भेजनी है। ये असाइनमेंट है आपकी। और उसके मतलब ये आपने मुझे जो कोटेशन वाली है ये है सिस्टम के ऊपर। ठीक है। बाकी जितने भी असाइनमेंट है वो आपने मुझे अपने मतलब वर्ड के अंदर बना के या हाथ से लिख के आपने मुझे ये ग्रुप पे शेयर करनी है। और हर शख्स की इंडिविजुअल असाइनमेंट है, किसी के साथ कोई ग्रुप नहीं है। ओके जी, अब आप आयशा कंटिन्यू करें। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? काइंडली मुझे बता दें कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैम, हो रही है। हो रही है मैम स्क्रीन शेयर। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि हम अकाउंटिंग का मॉड्यूल अभी देख रहे हैं,
इसके अंदर ही इनवॉइसिंग मर्ज हुई हुई है। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स सर ने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो बाकी हम लोग इनवॉइसिंग में अगर देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है पेमेंट टर्म्स। अब पेमेंट टर्म्स हमारे पास होती क्या है कि पेमेंट टर्म्स डिफ़ाइन करती हैं कि कस्टमर ने कब पे करना है और किस तरीके से पे करना है। हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि कस्टमर को हम ये कहते हैं कि हाउ मच अमाउंट दे शुड पे और किस तरीके से उन्होंने पे करनी है। मतलब हमारा स्टाफ मैनुअली अब कस्टमर से जाके नहीं कहेगा कि आप हमें पेमेंट कर दें क्योंकि आपकी पेमेंट ड्यू हो चुकी है। अब ऐसी कंडीशंस करता है, रेडी करता है। पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिससे हम डिफ़ाइन करते हैं और उससे हम इनवॉइसेस क्रिएट करते हैं। अब बिज़नेसेस को पेमेंट टर्म्स की ज़रूरत क्यों होती है? पहली चीज़ ये होती है कि उन्होंने अपनी पेमेंट की डेडलाइंस को डिफ़ाइन करना होता है। कस्टमर्स को पता होता है कि उनकी पेमेंट कब ड्यू हो रही है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि कैश फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए इससे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी कम हो जाती हैं। और लास्ट है कि ये इनवॉइस मैनेजमेंट को ऑटोमेट कर देता है। अब अगर हम टूरिज़्म कंपनी की एग्जांपल लें, तो सपोज़ एक कस्टमर ने बुक किया है पैकेज, टूर पैकेज जिसकी प्राइस हम कह देते हैं कि 1 लाख है। तो कंपनी की पॉलिसी है कि 50% हम लोग एडवांस में पे करेंगे और रिमेनिंग जो 50% है वो डिपार्चर से पहले। तो अब उसमें पेमेंट टर्म्स के मैम बगैर अब स्टाफ को आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। क्लियर भी नहीं आ रही ना आपकी आवाज, तो समझ नहीं आ रहा। एक मिनट। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, अब क्लियर है। चलिए ठीक है। तो मैं आप लोगों को पेमेंट टर्म्स से रिलेटेड बता रही थी कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री की, तो उसमें अगर एक कस्टमर हमारे से एक टूर का पैकेज बुक कराता है और उसकी प्राइस है 1 लाख और हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम 50% एडवांस बुकिंग पे लेते हैं और रिमेनिंग जो 50% है वो डिपार्चर से पहले लेते हैं। अब पेमेंट टर्म्स के बगैर क्या होगा कि स्टाफ को हर चीज़ मैनुअली ट्रैक करनी पड़ेगी और कस्टमर को रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि आपकी पेमेंट ओवर ड्यू है या ड्यू होगी है या आपकी पेमेंट आपने करनी है। रिमाइंडर्स हमें खुद देने पड़ेंगे। लेकिन पेमेंट टर्म्स के साथ क्या होता है कि ओडू ऑटोमेटिकली पेमेंट के स्केड्यूल और उनकी ड्यू डेट्स को ट्रैक करता है और कस्टमर को रिमाइंड करवाता है। तो अब इससे क्या होता है कि कॉमन टाइप्स हैं वो कौन-कौन सी होती हैं। एक होती है इमीडिएट पेमेंट और उसमें होता है कि कस्टमर ने इमीडिएटली पे करना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक लोकल 1 डे का टूर है और उसकी प्राइस 15,000 है इनवॉइस की अमाउंट और उसकी ड्यू डेट पे करना है। फिर हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ हो सकता है। उसमें उसका मतलब क्या होता है कि पेमेंट ड्यू है विदिन नेक्स्ट 7 डेज़ आफ्टर इनवॉइस डेट। इनवॉइस की डेट है देते हैं 1 जुलाई और होगी वो 8 जुलाई। 30 डेज़ की हम कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि पेमेंट 30 डेज़ के अंदर ड्यू होती है। फिर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स भी कर सकते हैं। कस्टमर जो है मल्टीपल पार्ट्स के अंदर पे कर सकते हैं। अगर एक टूर पैकेज है उसकी प्राइस 1 लाख है, इंस्टॉलमेंट 50,000 होगी जो और कस्टमर आज ही में पे कर देगा और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 50% होगी डिपार्चर के बाद। तो अब हम इसे क्रिएट कैसे करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन में जाके पेमेंट टर्म्स और फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे हम अपनी पेमेंट टर्म का नाम लिखेंगे। हमने जो एग्जांपल ली थी हम उसी का देखते हैं। 50% एडवांस एंड 50%
डिपार्चर। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि 50%। अब अगर यहाँ पे 0 days बिफोर आफ्टर इनवॉइसिंग डेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि कस्टमर हमें इमीडिएटली पे करेगा इनवॉइस डेट के फ़ौरन बाद। मतलब आज ही इनवॉइस डेट है तो आज ही कस्टमर पे करना पड़ेगा। हम लिखते हैं यहाँ पे कि % जो है विद इन नेक्स्ट 30 days या विद इन नेक्स्ट 15 days कस्टमर ने हमें पे करना है। तो अब जब हम इसको सेव करेंगे तो ये एक नई पेमेंट टर्म हमारे पास ऐड होगी है। तो अब हो जाएगी। उसके बाद हम कस्टमर में जाके एक नई इनवॉइस जनरेट करते हैं। अब इनवॉइस में जाके हम यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इनवॉइस की डेट हम आज ही रखते हैं और यहाँ पे हम पेमेंट टर्म्स को ऐड करेंगे, वही जो हमने ऐड की थी। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे अपने। तो अब ये हमारे प्रोडक्ट ऐड हो गया। तो हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद में देखें तो 45,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, 45,000 सेकंड इंस्टॉलमेंट में। तो ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये कस्टमर हमें जैसे ही इनवॉइस जनरेट होगी उसी दिन पे करेगा और जो नेक्स्ट 45,000 है ये कस्टमर विद इन 15 days देगा। और ये हमने जो पेमेंट टर्म्स सेलेक्ट की थी यहाँ से वो ये उससे ही ट्रिगर हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको कंफर्म कर देंगे और ये इनवॉइस पोस्ट हो गई है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, समझ आ गई तभी बता दें। कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं आप लोग। जी ठीक है, आगे तक आगे पहुँचे। चलिए ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। फिर आगे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में आता है प्रोडक्ट कैटेगरीज। ये लास्ट ट्रेनिंग में भी बताया था आप लोगों को। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज अब आप लोगों में से कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या होती हैं और हम लोग ये क्यों यूज़ करते हैं? कौन एक्सप्लेन करेगा कि प्रोडक्ट कैटेगरीज होती क्या हैं और ये हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? मैम उस दिन हमने जब डिस्कस किया था तब तो हमने यही कहा था कि हम प्रोडक्ट्स को सेग्रीगेट करने के लिए होता है। जैसे कि हमने प्रोडक्ट टाइप्स पढ़े थे उसमें तो हमने गुड, सर्विस और कॉम्बो पढ़ा था, लेकिन प्रोडक्ट कैटेगरी के जरिए मजीद प्रोडक्ट्स को सेग्रीगेट किया जाता है। जैसे सर्विस में हमारे पास तो बहुत सारे सर्विसेज थे ना, टूरिज्म का था, एडवेंचर का था, इस तरह डिफरेंस थे, लेकिन हमने उसको सेग्रीगेट करके मतलब कॉर्पोरेट इस तरह से किया, वरना सिर्फ सर्विस होता तो वो टूरिज्म एग्जैक्टली प्रोडक्ट कैटेगरीज यही होती हैं कि हम बहुत सारी सिमिलर जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं उनको एक ग्रुप में करने के लिए यूज़ करते हैं। और प्रोडक्ट कैटेगरी से हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑर्गेनाइज रहती हैं। इससे हम लोग इजीली ढूंढ सकते हैं अगर हमने ढूंढनी हो तो। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग अच्छे तरीके से हो सकती है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट इजी हो जाती है। तो अगर हम हमारी कंपनी की एग्जांपल लें, क्योंकि हमारी कंपनी गिलगित बल्तिस्तान में ऑपरेट कर रही है, तो हम लोग एक ही कैटेगरी में अपनी बहुत सी सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। जैसे टूर पैकेज में हम लोग हुंजा के टूर्स ऐड कर सकते हैं, स्कर्दू के टूर्स ऐड कर सकते हैं
और होटल की सर्विसेज अगर हम लोग दे रहे हैं तो उसमें हम लोग स्टैंडर्ड रूम या लग्जरी रूम ऐड कर सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन में कार रेंटल या हम लोग जीप रेंट कर रहे हैं या एयरपोर्ट से हम लोग पिकअप सर्विस दे रहे हैं। फिर इसी तरह एडवेंचर एक्टिविटीज़ में हम लोग हाइकिंग ऐड कर सकते हैं, कैंपिंग ऐड कर सकते हैं और रिवर राफ्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो जब हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरीज को यूज़ करते हैं उसके बाद हम लोग कब कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग नई प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, सर्विसेज क्रिएट करते हैं, इनवॉइसेस को जनरेट करते हैं, या फिर हम लोग किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को ढूंढते हैं, या फिर रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके हम लोग अपनी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से हम लोग पेरेंट ऐड करते हैं। तो ये लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, तो अब हम लोग चलते हैं पेमेंट प्रोवाइडर्स पे। अब पेमेंट प्रोवाइडर्स क्या होते हैं? ये वो पेमेंट प्रोवाइडर्स बेसिकली हमारे पास ये होते हैं कि अगर हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट अगर हमें कोई करता है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग मोबाइल ऐप भी किसी भी बैंक की ऐड कर सकते हैं और इसी तरह हम लोग कह देते हैं इजी पैसा या कोई भी यहाँ पे ये जो भी जितने भी हैं यहाँ पे अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारे कस्टमर उनके थ्रू हमें पेमेंट दे सकते हैं। फिर बाकी ये जो कॉन्फ़िगरेशन में चीज़ें हैं ये सारी अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो ये जब हम अकाउंटिंग का मॉड्यूल करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे। बाकी अभी हम लोग कस्टमर के मेन्यू में अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास इनवॉइसेस आता है। अब इनवॉइसेस को हम जनरेट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। अब बेसिकली यहाँ पे हम लोग जब न्यू पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं। अब कस्टमर कौन होता है? कस्टमर के अंदर हमारे पास अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हम लोग इंटरनल लिंक पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। ये सारा रिकॉर्ड्स है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये कस्टमर से रिलेटेड है। अब जैसे ही कोई कस्टमर प्रोडक्ट हमसे लेता है या कोई सर्विसेज लेता है या कोई इनवॉइस उन्हें रिसीव होती है तो या फिर कोई भी पेमेंट वो करते हैं तो जो जितना भी रिकॉर्ड है वो हम कस्टमर्स के मेन्यू में यहाँ पे मैनेज होता है। यहाँ पे हम न्यू कस्टमर्स को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों में से कोई बता सकता है कि कस्टमर, जब हम लोग कस्टमर कहते हैं तो बेसिकली आप लोगों के माइंड में आता क्या है कि कस्टमर्स होते क्या है? कस्टमर हर वो बंदा होता है जिसे हम कोई चीज़ सेल करते हैं, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो कोई गुड्स हो, एनीथिंग। एग्जैक्टली। तो फिर जो कस्टमर का रिकॉर्ड होता है वो यहाँ पे होता है। हम यहाँ से कस्टमर का नेम ऐड करते हैं, उनकी ईमेल्स ऐड कर सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर ऐड करते हैं, उनके एड्रेसेस ऐड करते हैं। और ये जब हम लोग इनवॉइसेस जनरेट करते हैं उनके ऊपर कस्टमर की डिटेल्स भी आ रही होती हैं, जितनी भी डिटेल होती हैं। अगर यहाँ पे हम लोग इनवॉइस का सेक्शन देखें और ये हम लोग खोलें तो हमारे पास कस्टमर का नेम आ रहा है और कस्टमर के डिलीवरी एड्रेस आ रहा है कि हमने इनवॉइस कहाँ पे डिलीवर करनी है। और अगर हमने कस्टमर का कोई भी डेटा हमें चाहिए होता है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें कस्टमर का जो फॉर्म है वो अपीयर होगा और वहाँ पे हमें सारी डिटेल्स भी मिल जाती हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं पेमेंट्स पे। अब पेमेंट क्या होती है कि पेमेंट वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो शो करते हैं कि कस्टमर ने इनवॉइस पे कर दिया है या उनकी ड्राफ्ट में है या ओवर ड्यू है या ड्यू हो गई है। तो अब हमें रिकॉर्ड्स को पेमेंट के रिकॉर्ड क्यों ज़रूरी होते हैं? पेमेंट्स एक्चुअली हमें हेल्प करती हैं हमारे जितनी भी पैसे हमें कस्टमर से रिसीव हो गए होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए,
इनवॉइसेस को अब यहाँ पे पेड शो हो रहा है, तो ये पेमेंट का सेक्शन शो करता है कि इनवॉइस पेड है और ड्राफ्ट में है या रिकनसाइल्ड हो गई है। अब ये पेमेंट हुई हुई है तो यहाँ पे हमें पेड शो हो रहा है, और यहाँ इसकी वजह से हमें एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी शो होते हैं। अब टूरिज्म की अगर हम लोग एग्जांपल लें तो एक कस्टमर को इनवॉइस बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू पे किया है, तो हम उस पेमेंट को रजिस्टर करते हैं ओडू के अंदर, और जो इनवॉइस का स्टेटस है वो चेंज होता है, नॉट पेड से पेड में या ड्राफ्ट से पेड में शो हो जाता है। अब एक पेमेंट को हम लोग रजिस्टर कैसे करेंगे? न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टमर का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अमाउंट ऐड करेंगे, लेट्स सपोज 50,000। पेमेंट मेथड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मैनुअल पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कंपनी का कोई बैंक अकाउंट है जिसके थ्रू कस्टमर ने पे किया हुआ है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको यहाँ से हम कंफर्म कर देंगे और ये हमें पेड शो हो रही है। ये रिकनसाइल तब होगी, ये रिकनसाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग अकाउंटिंग के जब मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास शो हो गया। मतलब डिटेल्स हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि रिकनसाइल बेसिकली किसे कहते हैं। रिकनसाइल हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग इनवॉइस को अपनी बैंक की पेमेंट के साथ वेरीफाई करते हैं। फिर पेमेंट से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? यस मैम। वो आपने अभी question? पेमेंट किया उसमें मतलब ये डिटेल्स नहीं थे कि पेमेंट किस चीज के लिए किए या किसको किया, किसने किया है, और देखिए वो कस्टमर की पेमेंट, तो कस्टमर ने किस प्रोडक्ट सिर्फ कस्टमर का नाम ऐड करेंगे। ओके, तो प्रोडक्ट और जो पेमेंट्स है ना, जो आपका क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट्स पेमेंट के ऊपर क्यों नहीं शो होते हैं, तो जो पेमेंट है वो पेमेंट और प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अब प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ इनवाइसेस के ऊपर शो होते हैं, पेमेंट्स के अंदर वो नहीं शो होंगे। अब एक कस्टमर है वो पेमेंट करता है तो ओडू उसे सिर्फ रिकॉर्ड करता है मनी की, एज अ मनी मूवमेंट रिकॉर्ड करता है, ये नहीं रिकॉर्ड करता कि एक्चुअली में सोल्ड क्या हुआ है। अब वो जो चीज़ होगी वो हमें इनवॉइसेस के ऊपर मिलेगी। अब जो पेमेंट है, ये जो पेमेंट की स्क्रीन है इसका फोकस सिर्फ इसके ऊपर होता है कि कितनी मनी रिसीव हुई है, किस कस्टमर से हुई है, किस इनवॉइस से वो लिंक्ड है। अब ये यहाँ पे ये जो मेमो में लिखा हुआ है ना, इसका ये है कि ये इस इनवॉइस से लिंक्ड है। तो अगर हमने ये देखना है कि ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस हमने सेल किया, तो वो हम इस इनवॉइस से देखेंगे।
अब अगर हम यहाँ पे देखें, इनवॉइस के सेक्शन में जाएं तो हम लेट सपोज ये पेमेंट है, यहाँ पे हमें शो हो रही है। इसका मेमो में हमें ये शो हो रहा है, इनवॉइस का लास्ट वाला हम यहाँ से देखेंगे और ये है इन पेमेंट में शो हो रही है हमें। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स बेसिकली शो होंगे, यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। जनरल आइटम्स में अगर आप देखेंगे, अगर कोई टैक्सेस ऐड हैं या कुछ भी ऐड है तो वो सारे हमें इस इनवॉइस के सेक्शन में मिलेंगे। जो पेमेंट का है उसमें सिर्फ हम इतना लिखते हैं कि किस कस्टमर ने हमें पे किया, उसने हमें कितना पे किया है और उसके साथ कौन सी इनवॉइस लिंक्ड है। ठीक है, ठीक है मैम, ये मेमो में ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना मैम, ये इनवॉइस नंबर वगैरह? हाँ जी, जब हम कस्टमर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ना, अब जैसे हम लोग पेमेंट्स में देखते हैं, यहाँ पे हम कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं और अमाउंट ऐड करते हैं। अगर हमारे पास कोई इनवॉइस है जिसमें इतनी पेमेंट हुई हुई है तभी हमें शो होगी। अब जैसे हमने लास्ट वाली क्रिएट की थी ना, इसमें हमने इतना ही अब ये जो हमारे पास पेमेंट हुई हुई थी, लेट्स सपोज ये वाली, अब हमारे पास 50,000 की पहले पेमेंट हुई हुई थी तो उसकी वजह से हमें इनवॉइस का नीचे लिंक शो हो रहा था। तो वो हमें इस तरह पता चलता है। ओके मैम, सही है, थैंक यू। अच्छा, किसी को क्रेडिट नोट्स का कुछ पता है कि एक्चुअल में क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं? कोई भी आइडिया है किसी को, सिंपल आइडिया? मिस आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, क्या बोला आपने? मैं पूछ रही हूँ कि किसी को भी क्रेडिट नोट्स का कोई आइडिया है कि इन सिंपल टर्म्स के क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं? क्रेडिट लोन के जो भी क्रेडिट के जो टर्म्स एंड क्रेडिट कंडीशन हो, नोट्स, क्रेडिट लोन, यस, क्रेडिट लोन वही तो क्रेडिट नोट्स एक्चुअली में क्रेडिट नोट्स ये होते हैं कि जब हमें किसी इनवॉइस में कोई चेंजेस करनी होती है, मतलब अगर हमने किसी इनवॉइस में कोई अमाउंट रिड्यूस करनी है या कोई इनवॉइस रीफंड करनी है तो उसे हम क्रेडिट नोट्स बोलते हैं। अब हम क्रेडिट नोट्स को यूज़ क्यों करते हैं? क्रेडिट नोट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब कस्टमर कोई बुकिंग कैंसिल कर देता है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। फिर कस्टमर को हम सम टाइम्स गलती से ओवर चार्ज कर देते हैं, उसकी वजह से हम लोग क्रेडिट नोट्स करते हैं, यूज़ करते हैं। अब तो उसके लिए भी हम क्रेडिट नोट को यूज़ करेंगे। अब पार्शियल रीफंड होता है, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसने हमारे पास एक टूर बुक करवाया, उसमें इनवॉइस की अमाउंट जो है वो 60,000 है और बाद में जो कस्टमर है उसे कैंसिल कर देता है, वो उस टूर की बुकिंग को कैंसिल कर देता है। तो कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी की पॉलिसी है कि वो 20,000 रखते हैं उसमें से, मतलब कुछ परसेंटेज रखते हैं और उसके बाद जो बाकी 40,000 है ना वो उन्हें रिफंड करना है। अब इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग इनवॉइस, हम इनवॉइस को डिलीट करने की बजाय हम एक क्रेडिट नोट क्रिएट करेंगे, तो इससे हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक्यूरेट भी रहते हैं और ट्रांसपेरेंट भी रहते हैं। अब क्रेडिट नोट को हम क्रिएट कैसे करते हैं? कस्टमर में जाके ये क्रेडिट नोट्स हमारे पास, अब यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी क्रेडिट नोट क्रिएट नहीं हुआ हुआ। अब यहाँ पे ये हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इनवॉइस का नंबर लिखेंगे।
कुछ भी लिख सकते हैं। या फिर अगर हम लोगों ने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, बिल्कुल स्क्रैच से अगर हम लोग ने एक क्रेडिट नोट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी नंबर लिख देंगे। हम लोग लिख देंगे 2026 और 002 या 1। यहाँ पे हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इनवॉइस की डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इनवॉइस ऐड करेंगे। ये प्रोडक्ट हैं, ये जितनी भी प्रोडक्ट हैं अगर उसका हम लोग ने करना है। यहाँ से हम लोग कंफर्म करेंगे। अब ये जितने भी इनवॉइसेस हैं ये हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर यहाँ से हम लोग कोई भी इनवॉइस ऐड करते हैं तो उसमें ये चेंजिंग्स अप्लाई होंगे। या फिर अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो मैम, फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक एग्जिस्टिंग इनवॉइस है, हम इसको ओपन करते हैं। इसके बाद अब ये इनवॉइस हमने कस्टमर को सेंड की हुई है। जो पिछले वाली हमने खोली थी वो अभी ड्राफ्ट में है। अगर हम इसको कंफर्म करते हैं, तो हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड नहीं किए हुए। यहाँ पे ये हम ऐड करते हैं कंफर्म। अब ये पोस्ट होगी। अब पोस्ट करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रेडिट नोट का। क्रेडिट नोट पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब ये जर्नल कौन सा है, सेल्स। अब यहाँ पे हमने रीज़न लिखनी है जो क्रेडिट नोट के ऊपर शो होगी। अब कोई भी हम रीज़न लिख सकते हैं। कस्टमर wants a refund। फिर उसके बाद रीज़न इंटर करने के बाद हम लोग रिवर्स पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास एक क्रेडिट नोट क्रिएट हो गया, यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अब यहाँ पे जाके हम लोग क्रेडिट नोट में देखेंगे तो ये हमें शो हो रहा है यहाँ पर, ये वाला। हाँ, ये वाला था। तो अभी ये हमारे पास ड्राफ्ट में है और ये इसमें इनवॉइसेस अगर हम और भी लिंक करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली क्रेडिट नोट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप इनवॉइस में कोई भी चेंजिंग्स करना चाहते हैं, अगर कोई कस्टमर ने कैंसिल कर दिया है या हमने ओवर चार्ज कर दिया कस्टमर को, तो फिर हम लोग उसमें क्रेडिट नोट ऐड करते हैं और उसमें हम चेंजिंग्स अप्लाई करते हैं। हम इनवॉइसेस को डिलीट नहीं करते, बल्कि एग्जिस्टिंग इनवॉइस में क्रेडिट नोट क्रिएट करके उनमें चेंजिंग्स करते हैं। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप लोगों का? क्वेश्चन नहीं है मैम। कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझ आ गया? समझ आ रहे मैम।
चलिए फिर अब आप लोग कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे बता दें कि हम लोग क्रेडिट नोट को कैसे क्रिएट करते हैं। कौन अपनी स्क्रीन शेयर करेगा? कौन स्क्रीन शेयर करेगा अपनी और मुझे क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट बताएगा कि क्रेडिट नोट कैसे क्रिएट करते हैं? ठीक है वजीर, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। जी मैम। भाई आप लोग स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकल करके दिखाएं ना, आप लोग बात ही नहीं सुन रहे। तो अब इस तरीके से हम लोग क्रेडिट नोट्स को क्रिएट करते हैं और हम अगर चाहें तो ये दोबारा से कस्टमर को भेज देते हैं कि अगर उनकी कोई पेमेंट हम लोगों ने उसको रीसेट किया है पेमेंट को, अगर उन्होंने कोई कैंसलेशन भी की है तो उसमें भी हम लोग उन्हें क्रेडिट नोट्स के बाद हम लोग वो वाली इनवॉइस उन्हें सेंड करते हैं जिसमें हम लोगों ने एडजस्टमेंट की होती हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें पे करते हैं। जी मैम बिल्कुल। या सुबीना सिग्नेचर बेसे emang importante signature yang signature bese level deh
आप पूरा की स्क्रीन शेयर करेंगे? इमरान कर रहे हैं मैम, इमरान कर रहे हैं मैम, जरा वेट करो। अब यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट ऐड करें। आप ऐड अ नोट नहीं करेंगे, आप पहले ऐड अ लाइन पे क्लिक करेंगे जिसमें आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप ऐड अ नोट लिखेंगे जिसमें आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है या जो भी लिखना है। अब अगर आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो उसमें आपने, अगर आप रीज़न ऐड करना चाहते हैं कि किस वजह से आप क्रेडिट नोट इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे।
अब जब आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर को इनवॉइस सेंड हो जाएगी। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करना बंद कर दें। तो आज की ट्रेनिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने सेटिंग देखी थी, उसके बाद इनवॉइसिंग से रिलेटेड, उसके बाद हम लोगों ने पेमेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा था, प्रोडक्ट कैटेगरीज, पेमेंट प्रोवाइडर्स, और फिर उसके बाद हमने कस्टमर के मेन्यू में देखा था क्रेडिट नोट्स क्या होती हैं, पेमेंट्स क्या होती हैं, और कस्टमर का डाटा हमें कहाँ पे नज़र आता है। तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में कवर करेंगे। तो इससे रिलेटेड आज का जो सेशन था, इससे रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।